नमस्कार छात्रों, प्रश्न पत्र क्रमांक 8 सत्र 4 के अंतर्गत हम अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग इस पेपर के अंतर्गत हमने अनुवाद की समस्याएं नामक 2 नंबर का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत की है। इसके पहले के लेक्चर तक हमने अनुवाद से संबंधित जो समस्याएं होती है या अनुवाद की समस्याएं क्या क्या आती है उसके ऊपर विद्वानों के चिंतन को भी थोड़ा सा जान लिया है। और इसके पहले के लेक्चर में हमने अनुवाद की समस्याएं साहित्यिक या विषय क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार बदलती है, तो उसमें साहित्यिक समस्याओं को हमने वहाँ पे देखा है। आज हम हमारे इसी पाठ में से अगली समस्या वहाँ पे दी है, कार्यालय अनुवाद की समस्याएं या कार्यालयीन सामग्री का जो अनुवाद होता है उसके अनुवाद की समस्याएं हम देखने वाले हैं। अर्थात हमें समझना ये है कि विद्वानों के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि अनुवाद करते समय आप जिस सामग्री का अनुवाद कर रहे हैं उस सामग्री का अनुवाद करते समय वहाँ पे निर्माण होने वाली समस्याएं संबंधित स्रोत भाषा की सामग्री के आधार पर पनपती है। अर्थात आपके सामने जिस प्रकार की सामग्री मौजूद है उसके आधार पर समस्याओं का स्वरूप भी वहाँ पे बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो अनुवाद की कोई भी समस्या ऐसी निश्चित नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर विचार करेंगे तो ये शब्द चयन की समस्या ये वगैरह जो हमने देखा है, ध्वनि की समस्या साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में, ये ज़्यादातर वो समस्याएं भाषा के बदलने के कारण निर्माण होती है। आज हम इसी पक्ष को आगे बढ़ाते हुए हमारे इसी पाठ में का दूसरा मुद्दा जो है कार्यालयीन अनुवाद की समस्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने वाले हैं। कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं समझने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि ये कार्यालय अर्थात होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे दैनंदिन कामकाज से संबंधित, रोजमर्रा के जिंदगी से संबंधित जितने भी क्षेत्र यहाँ पे बने हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों के अपने अपने कार्मिक कार्यालय होते हैं। कार्मिक मतलब अपने अपने क्षेत्र की चल रही गतिविधि या कार्यवाही को लेकर जो कार्यालय काम करता है। तो ऐसे कार्यालय सरकार के, केंद्र सरकार के होते हैं, राज्य सरकार के होते हैं, निजी संस्थानों के कार्यालय होते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे एनजीओज वगैरह जो उनके कार्यालय होते हैं, या कोई व्यापारी है उनका कार्यालय होता है, कोई राजनेता है उनका भी कार्यालय होता है। तो कार्यालय के संदर्भ में हमें अब जान लेना जरूरी है कि अनुवाद की समस्याएं हम देख रहे हैं, और कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं जब हम देख रहे हैं तो वह कार्यालय किस विषय को लेकर, किस क्षेत्र को लेकर काम करता है, उसके आधार पर भी वहाँ पे अनुवाद की समस्याएं उस प्रकार की बनती है। तो आज हम कार्यालयीन अनुवाद जो होता है उसमें मुख्यतः क्या क्या, कौन कौन सी सामग्री आती है उसको थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद कार्यालयीन अनुवाद की एक एक करके समस्याएं जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कार्यालय जो है मुख्यतः प्रशासन से संबंधित काम करने वाला एक व्यवस्था है, प्रशासन से संबंधित काम करने वाली व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी जो है अपने दैनंदिन क्रियाकलाप करते हैं। और मुख्यतः ये प्रशासन से संबंधित होने के कारण इसमें आने वाले जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, कागजात जो होते हैं, साथ ही साथ सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्रक, सूचनाएं, अधिसूचनाएं, नियम, अधिनियम, प्रेस विज्ञप्तियां, आलेखन, टिप्पण, विज्ञापन, प्रतिवेदन, तार, प्रमाण पत्र तथा आवेदन आदि का समावेश जो है कार्यालयीन सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। और ये कार्यालयीन सामग्री जो है संबंधित कार्यालय के क्षेत्र व्याप्ति के आधार पर वो वहाँ पे काम करता है। उदाहरण के लिए नौकरी के लिए आवेदन पत्र, या फिर नौकरी के लिए छुट्टी पाने के लिए, स्थानांतर के लिए, पदोन्नति पाने के लिए, इस प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं, तो उन पत्रों को अनुवादित करते समय निर्माण होने वाली समस्याएं, इसका भी जिक्र हमें थोड़ा सा कार्यालयीन अनुवाद के संदर्भ में देखना है। साथ ही साथ कुछ अधिकारियों के द्वारा आदेश निर्गमित किए जाते हैं, निविदाएं दी जाती है,
टेंडर निकाले जाते हैं, पूछताछ निकाली जाती है, अपील सूचनाएं दी जाती है, साथ ही साथ पूर्ति आदेश या लाइसेंस परमिट आदि से संबंधित जितने भी दस्तावेज आते हैं वो सभी के सभी कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में समाविष्ट होते हैं। अब ऐसे दस्तावेजों का, ऐसे कागजातों का अनुवाद करते समय जो समस्याएं उभरती है वो विशिष्ट होती है और साहित्यिक अनुवाद से वो भिन्न होती है। तो इन्हीं समस्याओं को थोड़ा सा हमें विस्तार से देखना है। तो एक एक करके हम कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं सबसे पहले देखेंगे। इसमें देखिएगा, सबसे पहले मैं उन मुद्दों को आपके सामने रखूंगा जो कार्यालयीन अनुवाद के समस्याओं के रूप में हमें देखने हैं। तो सबसे पहली समस्या है एक शब्द या शब्द एक अर्थ अनेक। कार्यालयीन अनुवाद के संदर्भ में ये पहली समस्या आ जाती है, शब्द एक अर्थ अनेक। दूसरी समस्या है भाषा की प्रकृति, भाषा का मुहावरा या भाषा का जो स्वरूप होता है, भाषा की जो प्रकृति होती है वो भी एक समस्या बनकर कार्यालयीन अनुवाद में आती है। तीसरी समस्या है भाषा की संरचना, संरचना से भी कार्यालयीन अनुवाद में समस्या उभरती है। अगली समस्या है लंबे लंबे संश्लिष्ट वाक्य, अर्थात कार्यालयीन अनुवाद में लंबे लंबे वाक्यों की जो लिखावट होती है और वो जो संश्लिष्ट वाक्य हो जाते हैं, ये भी एक कार्यालयीन अनुवाद की एक प्रमुख समस्या है। इसको हम एक एक करके विस्तार से विश्लेषित करने वाले हैं। सबसे पहले इन समस्याओं को जान लीजिएगा कि लंबे लंबे संश्लिष्ट वाक्य ये भी एक समस्या है। पांचवी समस्या है कार्यालयीन अनुवाद की पारिभाषिक शब्दावली की कमी, अर्थात हम जिस कार्यालय, जिस विषय या जिस क्षेत्र को लेकर काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की पारिभाषिक शब्दावली जितनी चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध न होने की समस्या भी वहां पे आ जाती है। छठी समस्या है अनेक पर्यायों का प्रचलन। देखिएगा कि भाषा के जो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ होते हैं तो उसके लिए अनेक पर्यायी शब्द वहां पे मिल जाते हैं। तो इन मिले हुए जो प्राप्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनके प्रचलन के कारण भी जो है वहां पे समस्या आती है, उसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। अगली समस्या है सीमित साधन, अर्थात कार्यालयीन अनुवाद करते समय कुछ संसाधन जो है जितनी मात्रा में होने चाहिए वो सीमित मात्रा में होने के कारण भी समस्याएं उभरती है। अगली समस्या है प्रशिक्षण केंद्रों की कमी, अर्थात प्रशिक्षण केंद्र अर्थात ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं, इन ट्रेनिंग सेंटर की कमी होने के कारण भी कार्यालयीन अनुवाद की समस्या के रूप में उसको देखा गया है। अगली समस्या है नौवीं समस्या है कार्यशालाओं का अभाव, अर्थात कार्यालयीन सामग्री का अनुवाद किस प्रकार करना होता है, कैसे करना होता है, इसके ऊपर जो विद्वानों का या विशेषज्ञ लोग जो होते हैं उनके मार्गदर्शन का अभाव, ये कार्यशालाओं के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिलता है उसकी कमी होने के कारण, उसका अभाव होने के कारण ये भी एक समस्या के तौर पर कार्यालयीन अनुवाद के संदर्भ में देखा जाता है। तो इस प्रकार से लगभग 9 प्रकार की समस्याएं जो है कार्यालयीन अनुवाद की सामग्री या कार्यालयीन सामग्री का अनुवाद करते समय आ जाती है। तो हम पहले एक एक करके उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पहले थोड़ा सा स्वरूप जान लेंगे कि ये कार्यालयीन अनुवाद की समस्याएं किस प्रकार की होती है। तो देखिए, कार्यालयीन अनुवाद में मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के पत्राचार होते हैं, विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार की विज्ञप्तियां होती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है, अधिसूचनाएं होती है। ये सभी बातें जो है कार्यालयीन सामग्री के अंतर्गत वहां पे आने के कारण प्रत्येक कागज का या प्रत्येक दस्तावेज का जो है अपना एक विशेष स्थान होता है और उसका एक लिखने का एक विशिष्ट तरीका भी होता है। तो इस संरचना को समझे बगैर हम उसका अनुवाद नहीं कर सकते। तो कार्यालयीन अनुवाद की समस्या के संदर्भ में विद्वानों के क्या ख्याल है, इसको तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में आने वाली समस्याएं साहित्यिक सामग्री के अनुवाद की समस्याओं से अलग प्रकार की होती है। मतलब साहित्यिक सामग्री के अनुवाद करते समय जो समस्याएं उभरती है बिल्कुल उससे अलग, थोड़ी सी अलग प्रकार की समस्याएं जो है कार्यालयीन अनुवाद में उभरती है। इसका बुनियादी कारण यह है कि कार्यालयीन सामग्री की भाषा मूलतः अभिधा मूलक तथा अनालंकृत होती है। अब देखिएगा कि साहित्यिक भाषा जो है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन कार्यालयीन सामग्री जो होती है वो मूलतः अभिधा शक्ति के आधार पर लिखी जाती है। अर्थात
कार्यालयीन भाषा में केवल एक ही अर्थ वहां पे लिखा जाता है या लिया जाता है। तो ये अभिधामूलक भाषा होने के कारण साहित्यिक सामग्री के अनुवाद की समस्याएं और कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद की समस्याएं वहां पे भिन्न हो जाती है। साथ ही साथ कार्यालयीन भाषा जो है वो अनलंकृत होती है। अनलंकृत मतलब क्या है कि कहीं पर भी भाषा में वो उपमान, अलंकार, छंद इस प्रकार का प्रयोग कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में नहीं होता। साहित्यिक अनुवाद में ये अलंकार की प्रवृत्ति हम देखते हैं कि लेखक कवि जो होते हैं कि अपने विचार को, अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट ढंग से कहने की कोशिश जो है, अलंकारिक भाषा में कहने की कोशिश साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में या साहित्यिक सामग्री में देखने को मिलती है। लेकिन कार्यालयीन सामग्री में ये स्थिति नहीं होती। अर्थात कार्यालयीन सामग्री जो होती है वो अभिधामूलक होती है और अनलंकृत होती है, मतलब उसमें कहीं पर भी अलंकार की प्रवृत्ति वहां पे नहीं होती है। तो साहित्यिक भाषा सिवा अभिधा के लक्षणा, व्यंजना, अलंकार, मुहावरे से भी युक्त होती है। मतलब साहित्यिक भाषा जो होती है वो अभिधा के साथ साथ लक्षणा, व्यंजना, मुहावरे, अलंकार, छंद सभी से युक्त होने के कारण साहित्यिक भाषा की या साहित्यिक सामग्री की अपनी समस्याएं हैं और कार्यालयीन सामग्री की अपनी समस्याएं हैं। तो साहित्यिक अनुवाद में अनुवादक कभी कभी छूट पाता हुआ दिखाई देता है। मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि साहित्यिक सामग्री में जो शब्द शक्तियां जो होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, मतलब शब्द का पहला अर्थ ग्रहण करना, दूसरा अर्थ लेना या तीसरा व्यंग्य के तौर पर तीसरा अर्थ ग्रहण करना, ये जो स्थितियां साहित्यिक अनुवाद में होती है, वैसी स्थितियां होने के कारण अनुवादक कहीं कहीं पे वहां पे छूट पाता हुआ दिखाई देता है। मतलब लेखक ने जिस विचार को वहां पे प्रस्तुत किया है उस विचार से मिलता जुलता भाव या उस विचार से मिलती जुलती शब्द रचना जो है करके अनुवादक जो है वहां पे छूट पा सकता है। लेकिन कार्यालयीन अनुवाद में वैसा उसके लिए छूट पाने की कोई स्थिति नहीं है। किंतु कार्यालयीन अनुवाद में अगर वह छूट लेगा तो इससे बड़ी हानि की संभावना होती है। मतलब कार्यालयीन अनुवाद में प्रत्येक शब्द जो है वहां पे तोल मोड़ कर लिखा जाता है और प्रत्येक शब्द का अपना वहां पे महत्व होता है। और विशेषता कार्यालयीन भाषा जो होती है वो संक्षिप्त होती है। ज्यादा विस्तार से या विश्लेषणात्मक ढंग से कार्यालयीन सामग्री लिखी नहीं जाती। तो इसलिए संश्लिष्ट या संक्षिप्त रूप में लिखे जाने के कारण वहां पे प्रत्येक कार्यालयीन सामग्री के अंतर्गत आने वाले शब्दों का वहां पे अपना स्थान होता है। अगर अनुवादक साहित्यिक अनुवाद के समान वहां पे कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में उस एकाध शब्द को छोड़ देता है या अनदेखा कर देता है तो उससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्योंकि असल में ये अनुवाद की जो सामग्री होती है वो संक्षिप्त तरीके से लिखी जाती है। उसमें मौजूद जो शब्दावली होती है, प्रयुक्त होती शब्दावली जो है उसका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, उसका अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। वही शब्द उसको वहां पे लिखने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि साहित्यिक अनुवाद में या साहित्यिक सामग्री में अनुवादक को अनुवाद करते समय थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है, लेकिन कार्यालयीन अनुवाद के सामग्री में अनुवादक को वहां पे ये छूट पाना या छूट लेना जो है हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो कार्यालयीन अनुवाद में उसे एक तरफ प्रत्येक शब्द के साथ बाध्य रहना पड़ता है। मतलब कार्यालयीन अनुवाद में या उस प्रकार की सामग्री में, कार्यालयीन सामग्री में ये बात विशेषता महत्वपूर्ण बन जाती है कि उसमें लिखे गए प्रत्येक शब्द के साथ अनुवादक को जूझना पड़ता है। उसमें लिखे गए प्रत्येक शब्द के लिए वहां पे अनुदित रचना में या अनुदित कृति में उसको लाना पड़ता है। तो उसकी बाध्यता जो है प्रत्येक शब्द के साथ होती है। तो दूसरी तरफ ऐसे अनुवाद की कृत्रिमता एवं अटपटेपन से भी बचना पड़ता है। अर्थात एक तो प्रस्तुत किए या प्रयुक्त किए गए प्रत्येक शब्द का तो अनुवाद करना ही है, साथ ही साथ दूसरी ये सावधानी या बरतनी है या दूसरा एक ध्यान रखना होता है कि होने वाला अनुवाद कहीं कृत्रिम न हो या अटपटा न लगे। इसका भी ख्याल जो है कार्यालयीन अनुवाद की सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को रखना पड़ता है। तो डॉक्टर राजमणि तिवारी जो इसके संदर्भ में कुछ कहते हैं तो उनके विचार से कार्यालयीन अनुवाद क्या है, देखिए। राजमणि तिवारी कहते हैं
कार्यालयीन अनुवाद करते समय अनुवादक को छूट लेने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब मूल में जो भी कुछ सामग्री लिखी गई है उस सभी सामग्री को अनुदित पाठ में लाने की नितांत आवश्यकता होती है, तभी जाकर वहां पे संपूर्ण अर्थ जो है प्रस्तुत होता है। तो इसलिए अनुवादक को कार्यालयीन अनुवाद की सामग्री का अनुवाद करते समय कहीं पर भी छूट पाने की सुविधा नहीं होती या आज़ादी नहीं होती। उसे प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने की बाध्यता ही प्रतीत होती है। मतलब आने वाले मूल सामग्री में आने वाले प्रत्येक शब्द का अनुवाद कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में अनुवादक को करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि अनुवाद की भाषा कृत्रिम और अटपटी बन जाती है। मतलब प्रत्येक कंपलसरी शब्द को या प्रत्येक शब्द को अनुवादित करना है, इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद की भाषा जो है वो थोड़ी सी कृत्रिम या अटपटी बन जाती है। तो स्पष्ट है कि साहित्यिक अनुवाद कार्यालयीन अनुवाद से अलग है। तो ये खासियत देखने के बाद हमें पता चलता है कि साहित्यिक अनुवाद कार्यालयीन अनुवाद से निश्चित तौर पर भिन्न है। अतः कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद की समस्याएं भी कुछ भिन्न होंगी, अर्थात या कुछ भिन्न है। तो जिस प्रकार अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है या अनुवाद का जो स्वरूप है उसको देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कार्यालयीन अनुवाद की सामग्री का अनुवाद जो है अलग ढंग से चलता है और साहित्यिक सामग्री का अनुवाद जो है विशिष्ट ढंग से चलता है। तो ये अलगता, ये विशिष्टता जो है इसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि कार्यालयीन अनुवाद की सामग्री के अनुवाद में समस्याएं भी साहित्यिक अनुवाद के समस्याओं से भिन्न जरूर होंगी। तो मैंने जो इसके पहले मद्दों के तौर पर ये समस्याएं आपको पढ़ाई है या बताई है, इसको मैं अगले लेक्चर में एक एक करके विश्लेषित करूंगा और इसके आधार पर हम समझेंगे कि कार्यालयीन सामग्री के अनुवाद में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं किस प्रकार साहित्यिक सामग्री के अनुवाद की समस्याओं से भिन्न है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।